आज की कविता है डस्ट ऑफ स्नो। तो जानते हैं इनके कवि के बारे में। कवि का नाम पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। जन्म हुआ 26 मार्च 1874 को और निधन हुआ 29 जनवरी 1963 को बोस्टन के अंदर। और उनके जाने माने जो कार्य हैं वो है ए बॉयज़ विल नॉर्थ ऑफ बोस्टन न्यू हैम्पशायर, और अवार्ड मिले, पुलित्जर प्राइज़ मिला पोइट्री के लिए और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी इनको मिला। अब आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। जो अपनी पोइम है द डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट वंस ही वाज इन सैड डिप्रेसिव मूड, जब वह सैड और डिप्रेसिव मूड में था, वाज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री के अंडर बैठा हुआ था। ए क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, एक क्रो बैठा होता है उसी पेड़ पे। शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, और वो डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर उसके ऊपर गिरा देता है। और डस्ट ऑफ स्नो देखिए क्या होती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो होती हैं दैट रिमेन ऑन द सरफेस, जो किसी सरफेस पे बनी रहती हैं आफ्टर द स्नोफॉल, स्नोफॉल के बाद में। और वो ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर गिराई गई एक क्रो के द्वारा। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और आगे बढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड, और ये छोटा सा जो एक्शन है वो उससे पोइट का मूड चेंज हो जाता है। ही रियलाइज्ड, उसे ये रियलाइज़ होता है दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे रिमेटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सोरो, यानी दिन का वह हिस्सा जिसे वह पछतावे के रूप में और दुख के रूप में वेस्ट कर रहा था। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज, लेकिन उसकी मनोदशा में एक परिवर्तन आता है और वह उसको महसूस करवाता है दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी, की रेस्ट ऑफ द डे है उसको वह यूटिलाइज करेगा यूजफुल एक्टिविटी में। ही सोरो वाज वास्ट अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट, उसका जो सोरो था वो वॉस्ट अवे कर दिया जाता है, जो हल्की सी शावर होती है डस्ट ऑफ स्नो की। हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड, और उसकी जो स्पिरिट होती है वो रिवाइव्ड हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, और वह बचे हुए दिन का क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? A dust of snow is a collection of the tiniest particles of snow which rest on the upper part of an object. यानी स्नोफॉल के बाद में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बर्फ़ के, वो किसी ऑब्जेक्ट के रूप में जमा हो जाते हैं, उन्हें बर्फ़ की धूल कहा जाता है। When the crow shook down on him the dust of snow from the hemlock tree, जब एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर कवि के ऊपर गिराया, इट चेंज्ड द पोइट्स मूड, तो इसने पोइट का मूड चेंज कर दिया। बिफोर दैट, इससे पहले, बिफोर दैट द पोइट वाज इडलिंग अवे हिज टाइम बट आफ्टर द चेंज ऑफ मूड ही मेड यूज़ ऑफ हिज टाइम, इससे पहले कवि अपना समय खराब कर रहा था, लेकिन जब उसका मूड चेंज हो गया तो उसके बाद में वह इसका सही उपयोग करता है। What are the birds that are usually named poem? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? क्या पक्षियों को कविताओं में शामिल किया जाता है, और क्या कभी क्रो को पोएम में मेंशन किया जाता है? और क्रो को जब आप सोचते हैं तो कौन कौन सी इमेज आपके माइंड में आती हैं? कुकू, नाइटिंगेल, लार्क, हॉक, ईगल, काइट, ये ऐसे पक्षी हैं जिन्हें आमतौर पर कविताओं में काम में लिया जाता है। यस, ए क्रो इज ऑफन मैंशनड इन पोएम्स, हाँ, कौवे का जिक्र कविताओं में किया जाता है। ए क्रो ब्रिंग्स द इमेजेस ऑफ सैडनेस, यानी जब क्रो के बारे में सोचते हैं तो जो सैडनेस है, सोरो है, पेसिमिज्म है, कनिंगनेस है एंड लॉस है, ये हमारे माइंड में आते हैं। अगेन, वॉट इज़ ए हेमलॉक ट्री? हेमलॉक पेड़ क्या होता है? वाई डजेंट द पोइट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और ए पाइन, यानी सुंदर पेड़ है, इनके बारे में कवि ने क्यों नहीं लिखा? हेमलॉक इज़ ए पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर, हेमलॉक एक जहरीला पौधा होता है जिसके सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं। द पोइट डजेंट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज़, यानी मोर ब्यूटीफुल ट्रीज़ के बारे में कवि ने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज, क्योंकि ही इज पैसिमिस्टिक, वह बहुत ज़्यादा निराशावादी है, एंड इडलिंग अवे हिज टाइम, और अपना समय बर्बाद कर रहा था, इसलिए कवि ने इनका जिक्र नहीं किया। वाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो?
क्रो और हेमलॉक इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय या सॉरो को। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शैक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, यानी डस्ट ऑफ स्नो जो हेमलॉक के पेड़ से कवि के ऊपर गिरा दी जाती है वह किसका प्रतीक है। क्रो एंड हेमलॉक सिम्बलाइज सॉरो, या सॉरो को सिम्बलाइज करते हैं। क्रो रिप्रेजेंट्स द डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर, जबकि जो हेमलॉक है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइजनस साइड ऑफ नेचर। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर ए रे ऑफ होप, यानी वो एक उम्मीद की किरण के रूप में है। द डस्ट ऑफ स्नो ऑल्सो स्टैंड्स फॉर मोर नेचुरल जॉय, यानी नेचुरल जॉय का प्रतीक है। इट मेक्स द पोइट विवेसियस वंस अगेन, यह एक बार कवि को पुनर्जीवित कर देती है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी इसकी मेन थीम क्या है। देर आर सम सिंपल एक्शन, की कुछ सिंपल एक्शन होते हैं, दैट लीव जो छोड़ते हैं ग्रेट इम्पैक्ट एक बड़ा प्रभाव ऑन ह्यूमन माइंड मानव के मस्तिष्क पे। एज द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द मूड, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया। एंड ही गेव अप हिज सोरोफुल मूड, और उसने अपने सोरोफुल मूड को त्याग दिया। यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, जैसे इंजैबमेंट है, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन। हियर द एंटायर पोइम इज ए कंटिन्यूस लाइन, यानी एक सेंटेंस नेक्स्ट लाइन तक चलता है और इस तरह से पूरी जो पोइम है वो कंटिन्यूस लाइन में है। इसे अंग्रेजी में इंजैबमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं राइम स्कीम पे, यानी जो राइम है, जैसे क्रो है, स्नो है, मी है, ट्री है, हार्ट है, पार्ट है, मूड है, रूड है, तो उनकी ए बी सी डी राइम स्कीम बन जाएगी। और स्ट्रक्चर जो है पोइम का वो रहेगा 2 क्वार्टरेंस, यानी 2 स्टेंजा है 4-4 लाइन के। उसके बाद में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, यानी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे एच है, हैज गिवन माई हार्ट, हैज और हार्ट में जो एच है वहाँ पे, एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पे एस साउंड का जो कॉन्सोनेंट है उसका रिपीटिशन हुआ है, इसलिए यह एलिट्रेशन है। और हम आगे बढ़ते हैं एलिट्रेशन के बाद में एसोनेंस। शुक डाउन ऑन मी इस लाइन में यूज़ हुआ है, यानी रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड, यहाँ पे शुक डाउन ऑन में यहाँ पे ओ वोवल का रिपीटिशन हुआ है। बढ़ते हैं आगे डस्ट ऑफ स्नो के अंदर, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही सुंदर कविता है और उनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ पर से मेरे ऊपर बर्फ़ के कणों को हिलाकर गिराया। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया उन बर्फ़ के कणों ने, और दिन के कुछ भाग को बचा लिया है जिसे मैं दुख में बिता रहा था। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो साधारण महत्व की होते हुए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उक्त पद्यांश में हेमलॉक नामक पेड़ से कौवे द्वारा बर्फ के कणों को हिलाकर गिराने की साधारण महत्व की घटना कवि की मनोदशा में परिवर्तन कर देती है तथा वह दिन के बचे हुए समय का सदुपयोग कर लेता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।